हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फीलिया एजुकेशन। आई होप गाइस आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं आगे जर्मनी का पार्ट। जैसे कि हमने पहले कहा था, हम ऑलरेडी कुछ पार्ट पढ़ चुके हैं। जो रिमेनिंग पार्ट है आज हम डिस्कस करेंगे टाइमलाइन से। जर्मनी का जो था हमने डिस्कस किया था, राइट। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं अपने अर्लियर वीडियो में। तो गाइस हमें आज ये चीज़ डिस्कस करनी है जो टाइमलाइन में है। तो आज हम डिस्कस करेंगे द फर्स्ट राइक से 843 टू 816 का। ये सारी चीज़ें ब्रीफ में होगी दोस्तों। सो काफ़ी बड़ा वीडियो बनाने का इंटेंशन नहीं है। और ये सारे जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से है, जो बहुत डिटेल्ड नहीं होगी। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि पूछी जा सकती है जेएनयू में, मैं वही डिस्कस करने वाला हूँ, राइट, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जो फर्स्ट राइक था, तो उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी थी। छोटी क्या, स्टोरी नहीं है। ये जो मैं मैप दिखा रहा हूँ आपको, ये इनिशियली सॉरी यहाँ तक ये रोमन होली रोमन एम्पायर था पहले। तो होली रोमन जो एम्पायर था, इससे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा जर्मनी के बारे में, है ना। तो छोटी जो स्टोरी है जर्मनी की। तो जर्मनी जो है दोस्तों, वो पहले पहले वो डिफरेंट डिफरेंट जो छोटे छोटे कबीलों में, जिसे आप बोलते हो, है ना, अ, उसमें बटा हुआ था। बहुत सारे छोटे छोटे ट्राइब थे जिन्होंने लैंड, छोटा छोटा लैंड एक्युपाइड और ग्रुप बना के रहते थे। ग्रुप लाइक सेल्टिक पीपल, सेल्ट, है ना, जो कि रोमन रोमन उनको जर्मेनिया बोलते थे। ये आपको याद रखना है ना। ये सेल्टिक पीपल थे और रोमन इनको जर्मेनिया बोलते थे, राइट। ये जो ट्राइब्स थी, इनको जर्मेनिया बोला जाता था रोमन के अकॉर्डिंग। रोमन बोलते ही थे ने? तो जो जर्मेनिया है, इसी के नाम से आप कह सकते हो इसका नाम जर्मनी पड़ा है, कंट्री का, राइट। जो जर्मनी था, अ, रोमन साम्राज्य के टाइम पे ऐसा नहीं था जैसा अभी हम देख रहे हैं, है ना। और वहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स थी, वो यूनिफाइड नहीं थी, वो अलग अलग हिस्सों में बटी हुई थी, जैसे मैंने अभी इनिशियली बताया। और जो रीजन था वो सिंपली जियोग्राफिक रीजन था, कल्चर बोल सकते, लैंग्वेज। तो ऐसे ये रीजन थे इन इनका यूनिफाइड ना होने का। आज आपको जो जर्मनी दिखता है, सॉरी दोस्तों, जो आज आपको ये जर्मनी दिखता है, ये यूनिफाइड जर्मनी दिखता है आपको। पहले जर्मनी बिल्कुल ऐसे नहीं था, राइट। तो ये अलग अलग फ्रेगमेंट, ये लिखा ना फ्रेगमेंटेड, ये अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। होता क्या है दोस्तों, जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ अराउंड 15 सेंचुरी, उसके 3 सेंचुरी के बाद ये होली रोमन एम्पायर की स्थापना हुई। इसमें और जर्मनी को कभी भी रोमन ने फुल्ली रूल नहीं किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो इस जो किंग थे, जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ, है ना, होली रोमन एम्पायर कैसे, इसका फाउंडेशन कैसे हुआ, है ना, रोमन साम्राज्य की बात। तो यहाँ पे एक फ्रैंकिस किंग थे जिनका नाम था चार मैग्ने, है ना। इनको आप चार्ल्स द ग्रेट भी बोल सकते हो। ये पोप के द्वारा इनको क्राउन किया गया, है ना। इनको वहाँ का एम्परर बनाया गया होली रोमन एम्पायर का। ये फर्स्ट एम्परर माने जाते हैं। बट बहुत सारे मिथ हैं दोस्तों। आप कहीं कहीं जगह आपको ये भी लिखा रहेगा, ये होली रोमन एम्पायर जो है अराउंड ये ईयर 962 एडी के आसपास, 962 एडी, जब ओटो द ग्रेट को क्राउन किया गया था, ये तब से स्थापित हुआ था। तो
इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, काफ़ी सारे एम्परर आते रहे, बहुत सारे ऐसे रूल्स आते रहे, डायनेस्टीज चलती रही। तो एक डायनेस्टी आपको याद रखनी है दोस्तों, हब्सबर्ग। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हब्स हब्सबर्ग डायनेस्टी। वैसे मेरी यहाँ पे राइटिंग आपको नहीं समझ में आएगी, बट हब्सबर्ग नाम की जो डायनेस्टी थी वो लास्ट डायनेस्टी थी, और जो जिसके किंग थे होली रोमन एम्पायर, जो कि डिसॉल्व हो गया था, जो लास्ट किंग थे वो थे आपके फ्रैंकिस सेकंड, जो कि अब्डिकेट कर दिए गए थे अगस्त 1806 में। तो यहाँ पे जो दोस्तों इन शॉर्ट ये स्टोरी मैंने बताई, और इनके जो 843 से लेके 1806 के बीच में बहुत सारे एम्परर आए, बहुत सारे डायनेस्टीज आए, जो मैंने आपको बताया। तो आपको लास्ट, फर्स्ट और लास्ट मेनली ज़्यादा याद रखना होता है, और वैसे भी इनको भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैं बस आपको स्टोरी कनेक्ट करने के लिए बता रहा हूँ कि जर्मनी इवॉल्व कैसे हुआ इन शॉर्ट, जो कि बहुत ज़्यादा ये रिक्वायर्ड नहीं है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बट आपको पता होना चाहिए। तो ये लास्ट एम्परर थे यहाँ के, होली रोमन एम्पायर के, आप कह सकते हो। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, आपको जैसे पता हो कि नेपोलियन, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन, अगर आप कहोगे दोस्तों कमेंट में आप बताना अगर आपको पढ़ना है, तो वैसे मैं पढ़ाऊंगा थोड़ा सा फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो वहाँ से जो एक पर्सन इवॉल्व हुआ था, है ना, कहा जाता है कि दोस्तों कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो सक्सेसफुल नहीं था। उसके पीछे लोग रीजन देते हैं कि अगर जब कोई मोनार्की खत्म होती, जब जहाँ भी रेवोल्यूशन आता है ना, रेवोल्यूशन मोनार्की खत्म होती है, तो वहाँ पे रिपब्लिक या गणतंत्र या लोगों के द्वारा जो चुना हुआ अ, व्यक्ति आता है, जैसे अभी हमारे देश में है ना, लोगों द्वारा चुना गया लीडर आता है वहाँ पे, जो भी रूल करता है, वो होना चाहिए था, बट वो हुआ नहीं। यहाँ पे हुआ क्या कि एक राजा को हटा के दूसरा राजा आ जाता है, जो कि पूरा फुल्ली पावर्ड होता है ना, वो पूरा रूल करता है, आप कह सकते हो। तो यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट थे। नेपोलियन बोनापार्ट की का भी मैं आपको बताऊंगा क्या था, क्योंकि इस जेएनयू पूछता है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपका, नेपोलियन का। तो वो अलग से मैं अलग वो पार्ट होगा। तो यहाँ इम्पोर्टेंट क्या है जर्मनी के पर्सपेक्टिव से, मैं नेपोलियन का वो मैं बताऊंगा आपको। क्योंकि जो जर्मनी है ना, जैसे कि सेकंड राइक जब स्टार्ट हो गया जर्मनी का, तो नेपोलियन का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसको जर्मनी को यूनिफाइड करने में, है ना। तो जर्मनी आपको जैसे पता है अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था, यूनिफाइड नहीं था। तो इस तरीके से था। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, नेपोलियन जहाँ पे भी नेपोलियनिक वॉर हुए थे, जो नेपोलियन ने किए थे, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जहाँ पे भी वो लड़ाइयाँ करता था, उस देश को निस्ताना नाबूद कर देता, मतलब ये खोखला कर देता था देश को। और उसके नाम से ये समझ लो इतना भय था। इवन इधर जर्मनी के जो बहुत सारे पार्ट थे, वो वहाँ पे भी इसने रूल किया हुआ था, अपनी सत्ता स्थापित की हुई थी। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों यहाँ पे, जो जर्मनी था 300 प्लस, अर्लियर वीडियो में मैंने बताया था, हिस्सों में डिवाइड था, जिसमें से दो दो बड़े पार्ट थे। जर्मनी के जो दो सबसे बड़े पार्ट थे, वो थे पर्सिया, कुछ लोग इसको प्रूसिया बोल देते हैं, बट ये पर्सिया है। दूसरा था ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो ये जर्मनी के दो सबसे बड़े हिस्से थे। और बाकी को जो और हिस्से थे, जो 300 जो और भी हिस्से थे, जिनमें से ये दो थे, बाकियों को क्या किया था नेपोलियन ने, जो मैं बता रहा हूँ उनका जो अच्छा खासा उन्होंने किया था, इन सबको यूनाइट कर दिया था। अ, जितने भी 300 टुकड़े थे उनको 300 को उन्होंने 39 स्टेट में कर दिया था, राज्यों में कर दिया था, आप ऐसे बोल सकते हो। 300 जो थे अलग अलग, इनको 39
बड़े राज्यों में बना दिए थे, इनसे थोड़े बड़े। हालांकि ये जो 39 स्टेट थे, है ना, तो यहाँ पे अलग अलग किंग भी थे जो वहाँ पे रूल करते थे ये रीजन। तो जो कि रीजन भी था कि जर्मनी इसीलिए यूनिफाइड नहीं था, क्योंकि ये लोग भी नहीं चाहते थे कि जर्मनी यूनिफाइड हो। अगर जर्मनी यूनिफाइड होता तो ये जो 39 स्टेट के किंग्स थे, इनको अपनी सत्ता अपने हाथ से जानी देनी पड़ती, सत्ता हाथ से चली जाती। तो यहाँ पे इसीलिए मैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पढ़ा रहा हूँ, ताकि ये गैप ना बने, है ना, सेकंड राइट का से और फर्स्ट राइट के बीच में, जो बीच का जो टाइमलाइन है। तो ये कुछ चीज़ें हुई, इनमें से बहुत सारा इवेंट हुआ। आप ये मान सकते हो 1848 से लेके 1914 तक। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1848 से लेके 1914 का में 1914 तक यूरोप में इससे बड़ा कोई इवेंट नहीं हुआ था। तो इसलिए यूरोप के पर्सपेक्टिव से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हालांकि बहुत सारे इवेंट हुए थे, तो इससे बड़ा कोई इम्पोर्टेंट इवेंट नहीं हुआ था जर्मनी यूनिफिकेशन से। सो तो रीजन देखते हैं कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, बहुत सारे नेपोलियन ने वॉर लड़े थे यूरोप में। बहुत सारी, ऑलमोस्टली हाफ ऑफ वर्ल्ड को कब्जा कर लिया था नेपोलियन ने, जीत लिया था। और जिस भी कंट्री पे आक्रमण करता था वो कंट्री को खोखला कर देता। हालांकि वहाँ पे वो अपने अधीन वहाँ पे शासन चलाता था, वहाँ के राजा खुद राज करते थे, बट नेपोलियन के अकॉर्डिंग। तो ये समझ लीजिए, तो इसको यूनिफाइड होने में इसका भी ये चीज़ था, क्योंकि इन्होंने 300 से 39 स्टेट में कन्वर्ट कर दिया था। सॉरी गाइज अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ एक ही चीज़ बार बार, क्योंकि मैं इसको अच्छे से आपको समझाना चाहता हूँ, ताकि आपके माइंड में ये बैठ जाए, फीड हो जाए। और क्या किया था नेपोलियन ने, एक, मैं बता रहा हूँ क्या किया था, एक, ओके। नेपोलियन ने एक कन्फेडरेशन ऑफ राइन बनाया हुआ था। ये क्या था कि जो जर्मनी के बाकी जो 39 स्टेट थे, है ना, उनमें से 16 स्टेट जर्मनी के थे, जो कि उसके अकॉर्डिंग थे, कन्फेडरेशन और राइन के अकॉर्डिंग उसमें रूल करते थे, राइट। नेपोलियन ने बनाया हुआ था अकॉर्डिंगली। अब हुआ क्या दोस्तों, फ्रांस बहुत ही पावरफुल था उस टाइम पे। और ये जो मैंने लिखा हुआ है नेशनलिज्म, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था जर्मनी को यूनिफाइड करने के लिए। क्योंकि नेशनलिज्म एक ऐसी चीज़ है जब जो किसी कंट्री को जोड़ सकती है और किसी भी कंट्री को तोड़ सकती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपका भारत है, हमारा भारत, आपका क्या, हमारा प्यारा भारत है। जब नेशनलिज्म फैला, लोगों में विचार आए, तो हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी पाई। ऐसे ही बहुत बड़ा साम्राज्य था ओटोमन अम्पायर, उससे ग्रीस अलग हुआ, यूनान जिसको बोलते हैं, वो टूट गया था। तो जैसे मैं बता रहा हूँ, नेशनलिज्म जो है किसी भी देश को जोड़ सकता है और किसी भी देश को तोड़ सकता है। तो भारत और यूनान, एक जो दो एग्जाम्पल हैं, नेशनलिज्म की वजह से टूटे थे, देश अलग हुए थे। और जो देश जुड़े थे वो जर्मनी था, जो बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों में था। नेशनलिज्म की वजह से ही, नेशनलिज्म की भावना की वजह से ही यूनिफाइड हुआ था। और नेशनलिज्म की भावना को क्या होता था वहाँ पे, जो ये ग्रेट थिंकर्स हैं और पोइट्स हैं, इन्होंने पोइट्स लिखे, अपने विचार प्रकट किए, बुक्स लिखी, है ना। तो उसमें से एक इम्पोर्टेंट राइटर हैं जर्मनी के, वो है फिच। आपने नाम सुना होगा। आगे मैं, जब मैं बुक्स और ऑथर का बताऊंगा और थिंकर्स के बारे में पढ़ाऊंगा, तो उनका भी मैं कुछ क्वेश्चन बनाऊंगा, उनके नाम भी डालूंगा। फिच, तो उन्होंने लिखा था
अगर कि, किसी भी कंट्री को ग्रो करना है, किसी भी कंट्री को की अपनी सिक्योरिटी है, तो उसकी अपनी एक अलग बाउंड्री होनी चाहिए, उसकी अपनी बाउंड्री होनी चाहिए। अगर वो बाउंड्री है तभी वो सिक्योर होगी। और जर्मनी क्या था, अलग अलग हिस्सों में डिवाइड था, है ना। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा वन रूले बहुत ज़्यादा ही वीक थे लोग, वहाँ के किंग लोग थे। और कभी भी फ्रांस क्या था, आक्रमण कर देता था, कभी भी लड़ाइयाँ छेड़ देता था, वॉर कर देता था इनके ऊपर। तो ये लोग काफ़ी डर में रहते थे, और इनको पता था कि अगर अ, किसी से हमें जीतना है और किसी से हमें हमें अपनी सिक्योरिटी रखनी है, हमें सुरक्षा महफूज रहना है, तो हमें एक होना पड़ेगा। तो एक तरीके की ये नेशनलिज्म की भावना आ रही थी, जो बाकी के छोटे छोटे स्टेट थे जर्मनी की। इसी बीच में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको दोस्तों, कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट। तो ये कैथोलिक और ये क्या होता है, इनमें डिफरेंस मैं बताता हूँ। कैथोलिक में क्या था, वो लोग थे जो मानते थे बाइबल और पोप, उन दोनों को ही मानते थे। और उनका ये कहना था कि जो कैथोलिक के फॉलोअर थे, कि जो पोप है वो जीसस मसीह का की जगह पे हैं, और हमें उनको मानना चाहिए। अ, और इवन बाइबल को तो मानेंगे ही, बट जो पोप कहेगा वो सर्वे सर्वा है, और वो सबसे उनकी बातों को हम मानेंगे, और उनका कहा हुआ उनका पालन करेंगे। और क्योंकि वो जीसस की जगह पे हैं, जीसस जैसे ही हैं, समथिंग लाइक ऐसे ही बोल लो, ऐसे ही मानते हैं। तो और ये जो प्रोटेस्टेंट थे, एक जिनमें से एक का नाम है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, लूथर, मार्टिन लूथर। इन्होंने ही इसको जन्म दिया है, प्रोटेस्टेंट की। ये एक विचारधारा है, एक थॉट है, जिसमें क्या है, इनका ये मानना है कि हम पोप को नहीं मानेंगे, हम जो मानेंगे सिर्फ बाइबल को मानेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे हिंदू में होता है, हम किसी को मानते हैं, हम किसी को मानते हैं, ऐसे ही जो आपका क्रिश्चियनिटी है ना, जो चर्च है, वो एक तरीके का चर्च नहीं है। वहाँ पे बहुत तरीके की के क्रिश्चियन है, बहुत तरीके के चर्चेज हैं, है ना। तो ऐसे ही रसिया में ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक चर्चेज हैं, है ना, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है जो मानते हैं। अब और इंडिया में आपको मैं बता दूं, ओरिएंटल ओरिएंटल क्रिश्चियन है ना, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, ओरिएंटल ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है। तो ये छोटी सी विचारधारा थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, कॉन्फ्लिक्ट था, है ना। तो एक हिस्सा मैं आपको बता देता हूँ। मैप कहाँ गया, ऊपर मैं ले चलता हूँ, एक मिनट के लिए। ये जो मैप है दोस्तों, एक मिनट, इसको मैं क्लीन करता हूँ। ये जो मैप है दोस्तों, इसमें से जो दो इनिशियली मैंने बताया था, दो बड़े स्टेट थे, वो प्रसिया और ऑस्ट्रिया थे, है ना। जो कि अभी करंट टाइम में जो ऑस्ट्रिया अलग से कंट्री है, तब एक पार्ट था इसका, होली रोमन एम्पायर बोल रहा हूँ। उस टाइम पे ये ये जो जर्मनी है, इस तरीके से थे, ये अलग अलग स्टेट थे, उनमें से एक स्टेट था। तो यहाँ पे जो बात उठ रही थी कि पावर किसका होगा, ऑस्ट्रिया का, या जब यूनिफाइड होगी जर्मनी, तो पावर किसका होगा, ऑस्ट्रिया का होगा या प्रसिया का। और ये जो ऑस्ट्रिया था, यहाँ पे लोग कैथोलिक चर्च को मानते थे, और यहाँ पे प्रोटेस्टेंट चर्च को मानते थे, जो लूथर ने जो अपने आइडियाज़ दिए थे, यहाँ के ये लोग थे। और ये जो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में एक मेन और अंतर था, कैथोलिक लोग कंजर्वेटिव थे, जबकि आ, ये जो प्रोटेस्टेंट थे वो लिबरल थे। लिबरल और आपको इसमें डिफरेंस मैं बता दे रहा हूँ। कंजर्वेटिव में लिबरल पीपल वो थे
जो नए नए आइडियाज़ को अडॉप्ट करते थे, है ना, नई नई चीज़ें मानते थे। जहाँ और वो विकास कहाँ पे होगा, वो चाहते थे इंडस्ट्री हो, जॉब्स हो, है ना। और वहीं पे आधुनिक विचार वाले थे ये लोग, और अकॉर्डिंगली, है ना। और वहीं पे ये जो कंजर्वेटिव पीपल थे, वो बदलाव नहीं चाहते थे बिल्कुल भी। वो वो बिल्कुल भी नई चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करते थे, दकियानूसी एक तरीके से थे। तो इतनी सारी जो कॉन्फ्लिक्ट थी, है ना, एक तरीके से ये भी, क्योंकि आपको पता हो, किसी भी अ, देश को एकजुट बनाए रखना है, तो वहाँ पे जो धर्म है ना, रिलीजन है, वो भी बहुत बड़ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री को यूनिफाई करने में, एक बनाए रखने में, राइट। तो यहाँ पे अलग अलग विचारधारा थे, अलग अलग तरीके के लोग थे, उनके विचार अलग थे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतभेद था, अलग अलग। और जो कि पावर उस टाइम पे थी ऑस्ट्रिया, तो लोग मानते थे अगर यूनिफाइड होता है तो ऑस्ट्रिया रूल करेगा ओवरऑल पूरे जर्मनी पे। फिर यहाँ पे ये भाई साहब आते हैं, ये का ये काफ़ी महान है, आपने इनका नाम सुना होगा, ओटोमन बिस्मार्क। और इनकी एक स्पीच जो काफ़ी फेमस है, ब्लड एंड आयरन। इनका काफ़ी बड़ा हाथ रहा जर्मनी को यूनिफाइड करने में। इन्होंने 1871 में यूनिफाइड किया था, राइट। और ब्लड एंड जो आयरन की स्पीच दी थी इन्होंने 1862 में दी थी, जब ये मिनिस्टर थे प्रसिया के। तो वैसे तो ये कंजर्वेटिव थे, मैं आपको बता दूं, बट ये चाहते थे कि जर्मनी यूनिफाइड हो। तो ये, अगर आप चाहते हो कि ओटोमन बिस्मार्क ने जर्मनी को कैसे यूनिफाइड किया, ये सारी चीज़ें, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं इस पे अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा ओटोमन बिस्मार्क के बारे में। और ये जो 30 ईयर वॉर्स हुई थी, ये ये अलग, अगर आपको जानना है, ये भी मैं अलग से बताऊंगा। तो ब्लड एंड आयरन की जो स्पीच थी उसमें क्या था, उन्होंने कैसे लोगों को एकजुट किया जर्मनी की यूनिफाइड करने में, और ऑस्ट्रिया कैसे हार गया, है ना, जिसको सत्ता नहीं मिली, और प्रसिया कैसे जीता, और जो कि रूल कर रहा था, पूरी जर्मनी यूनिफाइड हो गई थी, है ना। तो एक और इम्पोर्टेंट था, जो कि ये जो 30 ईयर वॉर था, इन इन्हीं के बीच का कॉन्फ्लिक्ट थे, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स के बीच में। ये पूरे यूरोप में इनके बीच में लड़ाइयाँ हुई, बहुत सारे वॉर्स हुए। ये समझ लो 18 18 से लेके 1848 तक तो ये वॉर्स होते रहे इनके बीच में, काफ़ी सारे। और आपको ये एक फैक्ट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने लोग वर्ल्ड वॉर वन वन में मारे गए थे, मृत्यु हुई थी, उससे कई कई ज़्यादा लोग उस टाइम के इवेंट में, उससे पहले अगर कोई इवेंट हुआ था, तो वो ये इवेंट था जहाँ पे लोग मारे जा रहे थे, धर्म युद्ध चल रहा था यहाँ पे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में 30 ईयर वॉर हुए थे, और काफ़ी सारे लोग मारे गए थे यहाँ पे। तो ये कुछ जो रीजन थे, है ना, मैंने आपको बताया ये धर्म का। और नेपोलियनिक वॉर, कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन क्या था, है ना। जब नेपोलियन की मृत्यु हुई, तो यहाँ के जो लोग थे, इस जर्मनी के जो अलग अलग स्टेट के लोग थे, उन्हें उन्होंने इसको हटा दिया था, कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि नेपोलियन का कहीं से भी नाम हो, और वो बिल्कुल भी नेपोलियन को याद नहीं करना चाहते थे। तो इस तरीके से समझ लीजिए कि अ, यहाँ पे थिंकर और पोएट्स ने, पोएट का काफ़ी योगदान रहा लोगों को समझाने में, यूनिफाइड करने में। उन्होंने पोएट लिखे, ये समझ लो कि नेशनल एंथम भी लिखा, बहुत सारे विचार लिखे लोगों के माइंड को
चेंज करने में, और फाइनली जर्मनी यूनिफाइड हो जाता है। और ये आपको इम्पोर्टेंट डेट याद रखनी है कि ओटोमन बिस्मार्क चांसलर कब बने थे, तो वो डेट पूछी जाती है, आप बता भी सकते हो। जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है ये यूनिफाइड हो गया था 1871 में। तो आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं, ये था सेकेंड राइक यहाँ का। तो बाकी सेकेंड जो राइक हो वेमार रिपब्लिक और थर्ड राइक, यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसको भी, तो इसको ख़त्म करते हैं आगे। फिर अगर अ, आगे मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे अगर आप चाहोगे उस पर मैं कुछ वीडियोस लूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से हैं, कोल्ड वॉर है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या था, तो फर्स्ट ऑफ जो फर्स्ट ऑफ 20th सेंचुरी का जो था उसमें काफ़ी डिवास्टेटिंग था जर्मनी के लिए, जिसमें दो वर्ल्ड वॉर हो गए थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसमें राइज ऑफ हिटलर का मैं अलग से बताऊंगा, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो इसमें मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। यहाँ पे 1814 से लेके 18 सॉरी 1914 से लेके 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, जिसमें एक्सिस पावर की हार हुई, एलाइड पावर की जीत हुई, और जर्मनी को काफ़ी नुकसान हुआ। और वहीं पे जर जर्मनी ने एक उसके बाद जो यहाँ पे एम्पायर था, आई मीन ये कह सकते हो, जो एम्पायर तो नहीं, किंग थे, उन किंग का नाम आपको बताना है। वैसे विलहेलम मैं बता दे रहा हूँ, फर्स्ट थे या सेकंड थे वो आप कमेंट में कंफर्म करोगे कि वो किंग की सत्ता यहाँ से चली जाती है जर्मनी से, और वेमार रिपब्लिक को यहाँ पे स्थापित किया जाता है। 1919 से लेके 1933 तक चला, और ये क्यों नहीं सक्सेस हुआ इसका भी हम रीज़न जानेंगे। और इसी के बीच में ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुई थी, जिसमें काफ़ी रिपे करना पड़ा था जर्मनी को, है ना। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो भी मैं डिस्कस करूँगा अलग से। तो ये सारी चीज़ें जब वर्ल्ड वॉर वन की सीरीज़ और टू की सीरीज़ डिस्कस करेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें छोटी छोटी वीडियो में बनाऊंगा। तो वेमार रिपब्लिक बना था, उसके बाद जब हिटलर आता है 1933 में, तो इसको हटा दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है हिटलर के द्वारा। उसके बाद नाजिज्म को प्रमोट किया जाता है, प्रोपोगंडा बहुत फैलता है, जूस क्रूसीफाइड किए जाते हैं, और 1939 पे पोलैंड पे आक्रमण कर दिया होता है, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो जाता है, राइट। वर्ल्ड वॉर टू में अगेन जर्मनी की हार होती है, एलाइड पावर जीतती है, और यहाँ पे क्या होता है, जर्मनी को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था। 1945 में जर्मनी को जब दो हिस्सों में बांटा जाता है, तो एक हिस्सा जो वेस्ट का होता है वो वो होता है आपका एफआरजी, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी जिसको बोलते हैं, यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ, है ना। ये वेस्ट में था, और ये जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये यूएसएसआर के हिस्से में था। यहाँ पे रसिया को मिला था, रसिया ने यहाँ पे कब्जा किया होता है इधर के पार्ट को, तो जर्मनी दो हिस्सों में था। अगेन 1947 से कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, तो हम कोल्ड वॉर की का देखेंगे जब हम कोल्ड वॉर का पढ़ेंगे। तो यहाँ तो आपको ये समझ में आया जर्मनी कैसे बटा हुआ था, है ना।
कोल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ था यहाँ पे 1949 में, सॉरी 47 मैंने बोल दिया था, कहीं पढ़ा था, कोई नहीं। तो ये आपको ये देखना है ना। तो ये समझना है एफआरजी और जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये आपको याद रखना है कब बना था, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। तो अब होता क्या है, जर्मनी कैसा था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। जैसे मैंने बताया एफआरजी को जो वेस्टर्न जर्मनी था, जो दो हिस्से हुए थे, वेस्टर्न जो था एफआरजी था, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। वहाँ की जो कैपिटल थी दोस्तों, वो बॉन थी। और आपको याद रखना है, ये कभी भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा एग्जामिनर कि जो डेमोक्रेट एफआरजी जो थी फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, उसकी कैपिटल क्या थी। और आपसे इसका भी पूछ लेंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ जर्मनी जो थी, उसकी कैपिटल क्या थी। तो उसकी जो कैपिटल थी वो दोस्तों ईस्ट बर्लिन थी, राइट। तो इसमें क्या होता है, जर्मनी जो वेस्ट जर्मनी होता है, जिसको हम एफआरजी बोल रहे हैं, वो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को ज्वाइन करता है। जब मैं ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा प्रिपरेशन के लिए, एग्ज़ाम के लिए, ईई और यूरोपियन यूनियन पढ़ाऊंगा, नेटो पढ़ाऊंगा, राइट। यहाँ पे हालांकि मैंने इनके फुल फॉर्म लिखे हुए हैं, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ये एलाइड पावर, क्योंकि ये एलाइड पावर के हाथ में थी, ये इतना हिस्सा जो था एलाइड पावर के पास था। तो उन्होंने जो जर्मनी वेस्ट जर्मनी था, उसने नेटो को ज्वाइन किया था। जो जीडीआर था, ईस्ट जर्मन डेमोक्रेट, तो यूएसआर ने एक बनाया हुआ था वार्सो पैक्ट, जिसको 7 और कंट्री ने ज्वाइन किया था। ये एक मिलिट्री पैक्ट था, दोनों नेटो और जो वार्सो पैक्ट था, ये दोनों ही मिलिट्री अलायंस था, क्योंकि कोल्ड वॉर चल रहा था यूएसआर और यूएसए के बीच में। तो ये अलग अलग बनाई गई थी। हालांकि जो वार्सो पैक्ट था वो रिपेल हो गया आफ्टर डिक्लाइन ऑफ यूएसएसआर। जब यूएसएसआर का विघटन हो गया, फॉल हो गया, कम्युनिज्म गिर गया, ये समझ लो ख़त्म हो गया। तो जर्मनी अगेन से रीयूनिफाइड होता है। उसके इसकी भी डेट बहुत ज़्यादा पूछी जाती है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रख लेना है। जर्मनी का रीयूनिफिकेशन जब आपसे पूछे तो आपको बताना है 1990 में। और एक इम्पोर्टेंट वॉल थी बर्लिन वॉल, वो कब बनाई गई थी। जैसे अभी लास्ट ईयर 2021 में पूछा गया था, 1961 में स्टार्ट हुई थी बनना, और ये गिरा दी गई थी 1989 में, गिराना स्टार्ट कर दिया था। तो फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, ये सब हम आप जब क्वेश्चन में लेके आऊँगा तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट जेएनयू के, इफ्लू के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं लेके आऊँगा, राइट। यहाँ पे रीयूनिफिकेशन होता है। और आज की जो जर्मनी आप देखते हो वो यूनिफाइड जर्मनी है। अभी वहाँ की जो चांसलर हैं एंजेला मार्कल हैं, 2005 से 2 बार वो जीती हुई हैं, है ना। और आपको ये बताना है कमेंट में उनका ड्यूरेशन कितना होता है, टर्म कितना है एंजेला मार्कल का, जो चांसलर है जर्मनी का। और आपको कमेंट में ये भी बताना है कि जर्मनी का फर्स्ट चांसलर कौन था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, जब वर्ल्ड वॉर हो गया था तो उसके बाद। और ये दो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। तो आपको ये बताना ही डेट, ऐसे ही क्वेश्चन जेन्यू पूछेगा आपसे। और जो मैंने भी आपसे पूछा है क्वेश्चन कि फर्स्ट जो चांसलर और बर्लिन वॉल, ये दोनों ही क्वेश्चन आ चुके हैं 2020 में, लास्ट ईयर। तो आपको याद रखना है, आगे जब मैं पढ़ाऊँगा तो ये क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो अभी चुनाव भी होने वाले हैं जर्मनी में, तो देखते हैं वो क्या होता है। और आपको बता दूं कि जो जर्मनी है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, और यूरोप की आज के टाइम में सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बन के बैठा हुआ है जर्मनी। आप ये बोल सकते हो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर है वर्ल्ड की जर्मनी।
काफ़ी ग्रो किया है। तो आज का लेसन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उसको आप सर्च कीजिए, नहीं आता और तब कीजिए और लिखिए, अपना एक नोट बनाइए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम अगर क्रैक करना है इसी तरीके से पढ़ना होगा दोस्तों। तो आज के लिए साइनिंग ऑफ, मैं पुनीत तिवारी। थैंक यू।